रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ नागमणि एपिसोड 9। शिवन्या आज बहुत ज्यादा गुस्से में है। इस बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई मासूम बच्चों की जान लेने की। शिवन्या कुछ भी सहन कर सकती है लेकिन बच्चों पर जुल्म कभी नहीं। चंडिका का को आज मरना ही होगा। शिवन्या चंडिका को कसके अपनी पूंछ में दबा देती है। इससे चंडिका की जान मानो हलक में आ जाती है। वो फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है ताकि वो शिवन्या को कंट्रोल कर सके। इतने में शिवन्या की रही सही कसर वो मधुमक्खियां और नागनागिन वहां आकर पूरी कर देती है। देखते ही देखते चारों तरफ से लोग शिवन्या पर टूट पड़ते हैं। इससे शिवन्या को रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चंडिका की हालत और भी ज्यादा बुरी और गंभीर हो जाती है। उसके तो सांस लेने के भी लाले पड़ जाते हैं। शिवन्या फिर एक एक नागनागिन जो उस पर हमला करने आ रहे थे उन्हें डसना शुरू कर देती है। उसका जहर सच में बहुत शक्तिशाली था, जो भी उसके संपर्क में आता बेमौत मारा जाता। वही मधुमक्खियों का भी कुछ यही हाल था। वो सभी शिवन्या को हवा में उठाकर अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वो खुद की जान से ही हाथ धो रहे थे। वही तक्षिका और शेषा जैसे हार मानने को तैयार ही नहीं थे। वो बार बार शिवन्या को पूंछ से मार रहे थे। इससे शिवन्या बुरी तरह चीर जाती है तो वो चंडिका को हवा में एक कोने की तरफ फेंक देती है। वही चंडिका जोर से चिल्लाती है, हे भगवान! फिर धड़ाम से एक दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। फिर शिवन्या की असली लड़ाई शुरू होती है। शेषा और तक्षिका अपनी सारी शक्तियां लगा देती है शिवन्या पर, लेकिन शिवन्या बहुत आराम से उन्हें पछाड़ देती है। पता नहीं क्यों किसी कारण से उस पर किसी का भी जानलेवा हमला होता ही नहीं है, या फिर कोई अदृश्य कवच उसे बार बार सबके हमले से बचा लेता है। तक्षिका अपनी पूंछ से शिवन्या का गला दबाने की कोशिश करती है। वही शिवन्या अपना गला चौड़ा कर देती है। इससे तक्षिका की पकड़ कमजोर हो जाती है। वो पीछे हटती इससे पहले ही शिवन्या उस पर लिपट जाती है, जैसे वो किसी पैड पर लिपट रही हो। वो पूरा जोर लगाकर तक्षिका को अपने शरीर में दबा देती है। तक्षिका ये सब और सहन नहीं कर पाती। वो तुरंत ही इंसान बन जाती है और चिल्लाने लगती है, आए आ। उसे यूं तड़पता देखकर सभी उसे बचाने के बजाय पीछे हो जाते हैं। शिवन्या फिर ज्यादा वक्त गवाए उसे काट लेती है। फिर वो वैशाली के पास जाती है। वैशाली तुरंत ही अपनी मां के पास चली जाती है। अब शेषा विशाली और शिवन्या के बीच ना चाहते हुए भी आ जाती है। शेषा अपने बचाव में हिस्स करती है। शिवन्या भी अपने जवाब में उसे कमर से पकड़कर हवा में उछाल देती है। फिर वो वैशाली को अपनी पूंछ में दबा देती है। वैशाली भी इंसान बनकर चिल्लाने लगती है, आए मां। अपनी बहन को बचाने के लिए उसके तीनों भाई नाग बनाकर शिवन्या को लपेटने की कोशिश करते हैं। शिवन्या जब ये देखती है तो वो अपनी सिर की शक्ति से उन्हें बिजली का जोरदार झटका देती है। इससे तीनों तुरंत ही जमीन पर ढेर हो जाते हैं और इंसान बन जाते हैं। जिया और उसके साथी ये देखकर काफी चौंक जाते हैं कि जो लोग शिवन्या को मारना चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद शेषा और उसके बच्चे हैं। शिवन्या फिर बाकी के नागों को हवनकुंड में डालने लगती है जो उसे परेशान कर रहे होते हैं। इससे वो हवनकुंड की बुझी हुई ज्वालाएं बाहर निकलने लगती है। शिवन्या फिर अपने शरीर से ऐसी रोशनी बाहर निकालती जिससे वो मधुमक्खियां सहन नहीं कर पाती और वो भी मारी जाती है। उस रोशनी में अजीब सी गर्मी होती है जिससे कोई भी उसके पास आकर तड़प तड़प के मर जाता है। वही गुरु मां चंडिका जैसे तैसे खड़ी होती है और एक रुद्राक्ष की माला लेकर शिवन्या की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। वही शिवन्या सबको आग के हवाले करने में लगी हुई होती है। वो अब तक कई सारे तक्षक और शेषनाग वंश के नागों को मार चुकी होती है। वहां बस अब निर्दोष नागमानव ही बचे होते हैं जिन्हें शिवन्या देखती तक नहीं, इसलिए वो भी शिवन्या से डरते नहीं है। शिवन्या फिर कालाक्ष के पास आती है और उसे अपने नागपाश में जकड़ लेती है। ये देखकर शेषा और उसके बच्चों की जान गले तक आ जाती है। शेषा गुस्से से कहती है, शिवन्या मेरे बेटे को कुछ भी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे छोड़ दो अभी इसी वक्त। शिवन्या अभी किसी का कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होती है। वो कालाक्ष उठा के आग में पटकती इससे पहले ही चंडिका रुद्राक्ष की वो माला शिवन्या के गले की तरफ उछाल देती है और वो माला शिवन्या के गले में आ जाती है। ऐसा होते ही शिवन्या वापस से इंसानी शरीर में लौट आती है। इससे कालाक्ष हवनकुंड के थोड़ा पास जाकर गिरता है। फिर वो रेंगता हुआ उस आग से दूर चला जाता है। अब तक सारा योग खत्म हो चुका होता है तो वो सभी नाग नागिन वापस से अपने अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। वही शेषा, तक्षिका और कांचना भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से फौरन भाग जाते हैं। उनके सारे के सारे साथी मारे जो जा चुके थे। कांचना की तो पूरी की पूरी सेना ही तबाह हो चुकी थी। वही शिवन्या नफरत से चंडिका को देखती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में टांग देती है। ये बिल्कुल वैसा सीन था जब व्योम ने उस लड़के को हवा में टांगा था।
ऐसा लग रहा है मानो शिवन्या के ऊपर व्योम का रंग चढ़ गया है। कंडिका फिर अपने शिष्यों को देखती है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन चारों तरफ बस उनकी लाशें ही पड़ी हुई है। फिर वो हिम्मत करके यामिनी और अमन की तरफ मदद की उम्मीद से देखती है, लेकिन यामिनी बेशर्मी से वो खिड़की ही बंद कर देती है। खंडिका हाथ जोड़ते हुए बोली, नागिन मुझे माफ कर दे, छोड़ दे मुझे, मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। शिवन्या ने उसे अपनी पीली आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं, तेरी वजह से कई सारे बच्चे बेमौत मरे हैं, तुझे भी अब मरना होगा, नहीं तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इतनी देर में शिवन्या के माथे से तेज प्रकाश बाहर आने लगता है और चंडिका की आंखों में चला जाता है। चंडिका इतनी तेज रोशनी सहन नहीं कर पाती और अपनी आंखें बंद कर देती है। शिवन्या फिर उसे काट लेती है और जमीन पर फेंक देती है। अब चंडिका के मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है और वो अपना वही दम तोड़ देती है। वो मरने से पहले बस इतना ही कह पाती है, बाबा अघोरीनाथ की जय। चंडिका के मरते ही शिवन्या भी बेहोश हो जाती है। जिया तुरंत उसके पास आ जाती है और कहने लगती है, नागरानी जी, आप ठीक तो है? तभी उसका साथी बोला, जिया, हमें इन्हें शिव जी के मंदिर ले जाना होगा। जिया जामे सिर हिला देती है। फिर वो सभी शिवन्या को लेकर वहां से निकल जाते हैं। यामिनी फिर खिड़की से नीचे देखती है। जब उसे रास्ता साफ लगता है तभी वो नीचे आती है। यामिनी चौंकते हुए बोली, अमन जी, सुना आपने उस नागिन ने क्या कहा? नागरानी? क्या वो शिवन्या सच में नागरानी होगी? अमन चिढ़ते हुए बोला, हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, ये बुढ़िया तो हमारे किसी भी काम नहीं आई, खामाखा हमने इसके पीछे इतना वक्त जाया किया। यामिनी फिर नफरत से चंडिका को देखती है, फिर उसकी नकल करते हुए कहती है, मैं मौत की देवी हूं, मुझसे कोई बच नहीं सकता, मैं उस नागिन को मार दूंगी। घंटा अच्छा हुआ कि ये कमीनी खुद ही मर गई, अगर ये जिंदा बच जाती तो मैं ही इसे मार देती। हम पागल खुसद बुढ़िया, चलिए किसी दूसरे तांत्रिक को पकड़ते हैं, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो दोनों भी मुंह लटकाए वहां से निकल जाते हैं। वही शिवजी के मंदिर में सभी नागनागिन इंसानी रूप में शिवन्या के आसपास जमा हो जाते हैं। ये किस्मत का कितना बड़ा इत्तेफाक है कि वहां पास में ही ऋत्विक की कार खराब हो जाती है। वो यहां से अपने ऑफिस का काम पूरा करके घर ही जा रहा था और टायर पंचर हो गया। ऋत्विक गुस्से में केतन से कहता है, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, दूसरी कार मंगवाओ, एक तो पहले ही घर जाने में लेट हो गया है, ऊपर से ऐसे कच्चे रास्तों पर कार लेकर आते हो। ऐसे रास्तों पर कार पंचर नहीं होगी तो भी हो जाएगी, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। केतन बोला, सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, प्लीज आप शांत हो जाइए। ऋत्विक फिर अपने आसपास देखता है तो उसे वही पास में एक मंदिर दिखता है। वो पहले घड़ी देखता है जिसमें रात के 2 बज रहे होते हैं। ऋतिक कहता है, अच्छा सुनो, जैसे ही दूसरी कार आ जाए उसे उस मंदिर के बाहर ले आना, मैं वहीं रहूंगा। केतन ने कहा, ओके सर, कार यहां आने के लिए निकल चुकी है। ऋत्विक फिर शिवजी के मंदिर चला जाता है। उसे वहां बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। वो मन में कहता है, अरे, ये इतनी रात को यहाँ भीड़ क्यों लगी है, क्या हुआ है? ऋत्विक फिर भीड़ को चीरते हुए आगे आता है। फिर जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ऋत्विक पास के शिवजी के मंदिर चला जाता है। उसे वहां देर रात बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। वो मन में कहता है, अरे, रात के 2 बजे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्या हुआ है? ऋत्विक फिर भीड़ को चीरते हुए आगे आता है। फिर जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। शिवजी के सामने शिवन्या बेहोश पड़ी होती है और वो पसीने में नहाई हुई होती है। ऋत्विक फौरन उसके पास बैठकर चिल्लाने लगता है, शिवन्या, ये क्या हुआ तुम्हें? शिवन्या, होश में आओ, शिवन्या। जिया ऋत्विक को वहां देखकर चौंक जाती है और अपने एक साथी के पीछे जाकर छुप जाती है। ऋत्विक फिर प्यार से शिवन्या के सिर पर हाथ रखता है तो वो पाता है कि शिवन्या का पूरा शरीर एकदम ठंडा हो चुका है। ऋत्विक कुछ सोचता तभी उसकी कार मंदिर के बाहर आकर रुकती है। ऋत्विक फिर शिवन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और जाने लगता है। तभी ढेर सारे नागमानव उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। एक ने कहा, हे कौन हो तुम और इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? दूसरे ने कहा, ऐ लड़के, इन्हें नीचे रखो अभी, इसी वक्त, नहीं तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। ऋत्विक ने गुस्से से कहा, अरे हद होती है अंधविश्वास की, यहाँ एक लड़की बीमार है, बेहोश है और आप लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हैं। भले ही शिवजी शक्तिशाली हो लेकिन वो शिवन्या की मदद करने यहाँ नहीं आने वाले समझे। ऋत्विक की बात सुनकर सभी उसे गुस्से से देखते हैं। वही इससे ऋत्विक को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता।
जिया फिर अपने असली रूप में आकर ऋत्विक के से खड़ी हो जाती है, फिर शांति से कहती है, मिस्टर आप प्लीज इन्हें यही शिवजी के पास छोड़ दीजिए। शिवजी इन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। इन्हें कहीं किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ऋत्विक अजीब नजरों से जिया को देखता है, मानो वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। वो फिर एक्सक्यूज देते हुए कहता है, ओह अच्छा, तो शिवन्या को शिवजी ठीक कर देंगे, तो अब तक इन्होंने इसे ठीक किया क्यों नहीं? अरे तुम लोगों की तरह अगर हर कोई ऐसा ही बिहेव करने लगे तो सारे लोग हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को छोड़कर यही डेरा डाल लेंगे। देखिए मेरी बात मानिए, शिवजी की पूजा करना ठीक है, उनमें विश्वास रखना ठीक है, लेकिन बेवकूफ़ी की भी एक सीमा होती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे डॉक्टर के इलाज की जरूरत होती है, ना कि मंदिर की। तो फिलहाल शिवन्या को डॉक्टर के पास होना चाहिए, ना कि शिवजी के मंदिर में। तो मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। एक नागमानव ऋत्विक के पीछे से गुस्से में कहता है, ए शहरी लड़के, तूने 2-4 किताबें ज्यादा क्या पढ़ ली? तू हमें ज्ञान दे रहा है? अपना ये ज्ञान अपने पास रख। हमें क्या करना है ये हमें पता है। पंडित जी शिवजी के नाम का धागा बना रहे हैं। वो आकर इस लड़की को वो धागा बांध देंगे तो ये लड़की अपने आप होश में आ जाएगी, तो तू अपने रास्ते जा। ऋत्विक फिर उनका मजाक बनाने के अंदाज में बोला, ओहो, तो आप शिवन्या को लाल धागा बांधकर उसे ठीक करने वाले हैं? सीरियसली? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कौन सी सेंचुरी है? दिस इज 21 सेंचुरी। आज के जमाने में ऐसी अंधविश्वास की बातें करते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? किसी दूसरे नागमानव ने गुस्से से कहा, हे लड़के, बहुत हो गया तुम्हारा। खबरदार, अगर एक और बार तुमने शिवजी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो शिवजी भी सत्य है और उनकी भक्ति भी सत्य है। हम जब कह रहे हैं कि शिवजी इन्हें ठीक कर देंगे तो इसका मतलब ठीक कर ही देंगे। तुम इन्हें नीचे रखो और अपने घर जाओ, अभी के अभी, नहीं तो। ऋत्विक फिर गुस्से से बोलता है, वरना क्या? लगता है तुम सब लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। ठीक है, फिर मैं अभी अपने गार्ड्स को यहाँ बुलाता हूँ एंड शिवन्या को यहाँ से ले जाता हूँ। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ये सुनकर सारे के सारे नागमानव ऋत्विक के सामने रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। वही ऋत्विक अब नफरत से उन्हें देखने लगता है। तभी जिया पंडित जी के पास आकर पूछती है, बाबा क्या हुआ और कितना समय लगेगा? पंडित जी बोले, हो गया बेटा, ये लो, ये शिवजी के नाम की रुद्राक्ष की माला है, इसे शिवन्या के गले में पहना दो। मैंने शिवजी के नाम के धागे से ये माला बनाई है, तो अब शिवन्या पर कोई खतरा नहीं आएगा। जिया फिर वो रुद्राक्ष की माला हाथ में लेता है और उसे सिर से छूकर आशीर्वाद लेते हैं। फिर शिवजी को धन्यवाद करती है और शिवन्या के पास आकर उसके गले में वो माला डालने लगती है। ऋत्विक गुस्से से जिया से कहता है, हे पागल लड़की, तुझे पता भी है तो ये क्या कर रही है? तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है या नहीं? इस माला से कुछ नहीं होगा। शिवन्या को इलाज की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, इस माला की नहीं। उफ, सच में आज के जमाने में भी ऐसे लोग रहते हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता। अब हटो मेरे रास्ते से और जाने दो मुझे। सभी नाग-नागिन फिर जिया की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगते हैं और जिया भी हाँ में सिर हिला देती है। तो वो सारे लोग ऋत्विक और शिवन्या को जाने देते हैं। ऋत्विक फिर गुस्से में तेज कदमों के साथ अपनी कार की तरफ चला जाता है। ऋत्विक पहले शिवन्या को संभालते हुए कार की बैक सीट पर बैठा देता है, फिर वो खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है और ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद बाकी के नागनागिन भी शिवजी को धन्यवाद करके अपने अपने घर चले जाते हैं। वही माला के प्रभाव से शिवन्या धीरे धीरे होश में आने लगती है। ऋत्विक का असिस्टेंट केतन कहता है, सर देखिए, मैडम को होश आ रहा है। लगता है माला अपना असर दिखा रही है। ये सुनकर ऋत्विक तिरछी नजरों से केतन को देखता है तो केतन अपना सर नीचे करके सॉरी कहता है। ऋत्विक मुंह बनाते हुए कहता है, केतन, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। इससे इस माला का कोई लेना देना नहीं है, समझ गए तुम? केतन डर से तुरंत अपना सिर हाँ में हिला देता है। करीब 5 मिनट बाद ही शिवन्या पूरी तरह से होश में आ जाती है। जब वो अपने आसपास देखती है तो वो पाती है कि वो अभी ऋत्विक रायचंद के सीने से लगी हुई है और अभी एक लग्जरियस कार में है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो पिछला सब कुछ याद करने की कोशिश करती है तो उसे आखिर में यही याद आता है कि उसके लोग हवन कुंड में जलकर मर रहे हैं। ये याद करके को अपना सिर पकड़ लेती है। तभी ऋत्विक उसे पानी की बोतल देते हुए कहता है, शिवन्या, लो पानी पी लो, यू विल फील बेटर। हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, सो डोंट वरी, ओके? शिवन्या जब है सुनती है तो वो जल्दी से अपने आप को देखती है कि कहीं वो भी तो जल नहीं गई, लेकिन किस्मत से उसे कोई जलन नहीं हो रही थी तो वो राहत की सांस लेती है।
शिवन्या फिर ऋत्विक से कहती है, मिस्टर रायचंद मुझे अभी हॉस्पिटल नहीं जाना है, आप प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, इससे आपकी बहुत मदद हो जाएगी। ऋत्विक कहता है, लेकिन शिवन्या तुम अभी तो शिवजी के मंदिर में बेहोश थी और तुम्हें घर जाना है। वैसे तुम रात के 2 बजे मंदिर में क्या करने आई थी? ये सुनकर शिवन्या चौंक जाती है। फिर उसे ख्याल आता है कि ऋत्विक से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, उसे सारी बात सिर्फ जिया से ही पता चल सकती है। तो वो जिद करते हुए कहती है, मिस्टर रायचंद प्लीज मुझे अभी घर जाना है, आप या तो मुझे घर छोड़ दीजिए या आप मुझे यही छोड़ दीजिए, मैं पैदल ही घर चली जाती हूँ। ये बोलकर शिवन्या कार के डोर का हैंडल पकड़ लेती है। इससे ऋत्विक घबरा जाता है और ड्राइवर से कहता है, सुनो, कार लक्ष्मीनगर सोसाइटी की तरफ ले चलो। शिवन्या ये सुनकर एकदम शॉक रह जाती है। वो पूछती है, मिस्टर रायचंद आपको ये कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैंने तो कभी आपको ये बताया ही नहीं। ऋत्विक ने रौफ झाड़ते हुए कहा, ओह प्लीज, मैं अपने आसपास रहने वाले की हर खराब रखता हूँ एंड तुम तो मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो मुझे तुम्हारे बारे तो पता होना ही चाहिए ना। ये सुनकर शिवन्या ऋत्विक से इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो शांति से कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर में कार लक्ष्मीनगर सोसाइटी के बाहर आकर रुकती है और शिवन्या जल्दी से ऋत्विक को थैंक यू बोलकर अपने घर चली जाती है। इससे ऋत्विक मायूस हो जाता है, फिर खुश भी हो जाता है। केतन फिर कहता है, ये क्या बॉस, बस थैंक यू। डोंट वरी बॉस, कल मैं मिस शिवन्या को ढेर सारा काम देकर आपका बदला ले लूंगा, आप प्लीज परेशान मत होइए। ये सुनकर ऋत्विक गुस्से से केतन की तरफ देखता है तो केतन वापस से बेचारा सा चेहरा बनाकर सॉरी कहता है। इससे ऋत्विक के दिमाग में एक खुराफात प्लान आता है शिवन्या को लेकर, तो वो फिर जाती हुई शिवन्या को देखकर डेविल स्माइल करता है। वो मन ही मन में कहता है। रात के 3 बजे अमन और यामिनी मुंह लटकाए घर आते हैं। उनके ठीक बाद ऋत्विक भी घर आ जाता है। वही शिवन्या भी घर आकर सीधे अपने रूम में चली जाती है। वही जिया जब शिवन्या को देखती है तो वो पहले तो उसे कसके गले लगा लेती है, फिर उसके चारों ओर घूमकर अच्छे से उसे देखने लगती है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। शिवन्या जब उसके मन की बात समझ जाती है तो वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिया, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं शिवजी के मंदिर कैसे पहुंची। और जिया हैरानी से पूछती है, और क्या? शिवन्या जिया का हाथ पकड़कर पूछती है, क्या वो सब लोग जलकर मारे गए? कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया? बोलो ना जिया, वो लोग बचे या नहीं? ये सुनकर जिया चौंक जाती है। वो कहती है, नागरानी वो सब बच चुके हैं और अभी खतरे से बाहर हैं और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि आपने ही बचाया है। ये सुनकर शिवन्या चौंक जाती है। वो पूछती है, अरे भला मैं उन्हें कैसे बचा सकती हूँ? मैं व्योम थोड़ी हूँ जो नाग बनाकर सबको बचा लूं? जिया खुशी से झूमते हुए कहती है, अरे नागरानी जी, आप नाग नहीं नागिन बन चुकी हो। आज आपने नागिन बनकर सारे दुश्मनों को अकेले मार दिया, सबको चारों खाने चित कर दिया। मैं आज आपके लिए बहुत खुश हूँ, सच में। ये सुनकर शिवन्या के पैरों तले से मानो जमीन खिसक जाती है। वो धड़ाम से बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने धड़कते दिल को शांत करती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये जानकर शिवन्या के मन में मानो लड्डू फूट रहे होते हैं। वो शर्माने लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि अब वो व्योम की बीवी बन सकती है? अब वो सही मायने में व्योम के बराबर हो गई है। जिया जब शिवन्या के चेहरे के भाव समझती है तो वो उस पर हंसने लगती है। जब शिवन्या जिया को खुद पर हंसता पाती है तो वो और भी ज्यादा शर्माने लगती है। फिर वो चादर के अंदर अपना लाल चेहरा छुपा लेती है। फिर जिया भी शिवन्या के बाजू में लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। अगले दिन जाहिर है शिवन्या और जिया दोनों ही टाइम पर उठ जाते हैं। शिवन्या घर के काम करने लगती है, वही जिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। देखा जाए तो सही मायनों में आज उसके काम का पहला दिन है, क्योंकि कल तो आधा दिन शिवन्या ने काम किया था। जिया जब अपने केबिन में जाती है तो केतन वहां आकर उसे कुछ फाइल्स देता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मिस शिवन्या, ये आज का ऋत्विक सर का शेड्यूल है, तो आप प्लीज उनकी सारी मीटिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, ओके? जिया भी गुड मॉर्निंग कहकर खुशी से हाँ में सिर हिला देती है। केतन फिर वहां से निकल जाता है। जिया फिर देखती है कि ऋत्विक का आज का पूरा दिन ढेर सारी मीटिंग से भरा पड़ा है, तो वो हैरान हो जाती है। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगती है, हे शिव जी, एक अकेले इंसान का इतना सारा काम, ये ऋत्विक सच में बहुत मेहनती है। हम ऋत्विक जब अपने ईयरफोन में ये सुनता है तो वो शर्मा जाता है। आज पहली बार उसकी शिवन्या ने उसकी तारीफ जो की थी, वो फिर शिवन्या को कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है। जिया चहकते हुए उसके केबिन में आकर कहती है, गुड मॉर्निंग सर। ऋत्विक उसकी मुस्कान देखकर मानो उसका कायल हो जाता है। उसका तो मानो दिन ही बन जाता है।
जिया ने आज नीले रंग का शर्ट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसने आधे बाल बांध दिए थे और आधे हवा में खुले छोड़ दिए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे ऋत्विक साफ देख सकता था। वो फिर खड़ा होकर उसके ठीक सामने आकर कहता है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मिस शिवन्या। आई रियली इम्प्रेस्ड कि तुम कल रात के 3 बजे तक जागती रही फिर भी तुम इतनी जल्दी ऑफिस आ गई। वैसे अब कैसी हो तुम? ऋत्विक को अपने इतने पास देखकर जिया मानो दूसरी दुनिया में ही चली जाती है। ऋत्विक हमेशा की ही तरह टिप टॉप, क्लासी हेयर, बॉसी ऑरा, ब्लैक सूट एंड पेंट, इसमें वो बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था। जिया का तो मन कर रहा था कि वो अभी नागिन बनके ऋत्विक से लिपट जाए। वो फिर खुद को कंट्रोल करके कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू। ऋत्विक सर सुन के मुंह बना लेता है। वो जोर देते हुए कहता है, शिवन्या कॉल मी ऋत्विक। ये सुनकर जिया फ्रिज हो जाती है। वो मासूमी से कहती है, क्यों? आप मेरे बॉस हैं तो मुझे आपको सर ही कहना चाहिए ना? ऋत्विक फिर से जिया की इस मासूमियत पर फिदा हो जाता है। वो जिया के पास आकर कहता है, शिवन्या अगर तुमने अभी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया तो मैं तुम्हें अभी के अभी किस कर लूंगा एंड ये जोक बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर वापस से जिया फ्रिज हो जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी करके ऋत्विक को देखने लगती है। ऋत्विक ये बात अच्छे से जानता है कि जिया कभी भी उसे खुद को किस नहीं करने देंगी, तो वो अपनी शर्त के अनुसार पहले ही उसे आगे बढ़कर किस करना स्टार्ट कर देता है। इससे जिया सहम जाती है। वो ऋत्विक को धक्का मरना चाहती थी लेकिन उसके हाथ आगे बढ़े ही नहीं। जब ऋत्विक देखता है कि शिवन्या उसे किस करने दे रही है तो वो और भी ज्यादा इंटेंस होकर किस करने लगता है। जिया भी सब कुछ भूलकर उसे किस करने लगती है। इसी बीच उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है जिसका इसे कोई एहसास नहीं होता। तभी ऋत्विक के फोन की रिंग बजती है। इससे ऋत्विक और जिया दोनों ही होश में आ जाते हैं। ऋत्विक उस आवाज को इग्नोर कर देता है पर इससे जिया के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो जोर से ऋत्विक को धक्का मार देती है और केबिन से बाहर निकलकर वॉशरूम में भाग जाती है। ये सब इतना फास्ट होता है कि ऋत्विक जिया का चेहरा देख ही नहीं पाता। उसे अंत में यही लगता है कि शायद शिवन्या शर्मा गई है तो वो वापस से अपने डेस्क पर चला जाता है। वही जिया खुद को मिरर में देखती है तो वो शॉक रह जाती है। वो फिर ध्यान करके अपनी आंखें खोलती है तो वो वापस से अपने असली चेहरे में पाती है। ये देखकर जिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो डरते हुए कहती है, हे शिवजी ये क्या अनर्थ हो गया? मुझसे कहीं मेरी सारी शक्तियां चली तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? मैं इस दुनिया की रह जाऊंगी या ही नागलोक की। हे शिव जी प्लीज ऐसा मत करना, मुझे वापस से मेरी सारी शक्तियां लौटा दो प्लीज। जिया फिर अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर वापस से अपना पूरा ध्यान लगाती है और धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो धीरे धीरे अपने हाथ अपने चेहरे से हटाती है, फिर लंबी सांस छोड़ते हैं। फाइनली वो शिवन्या के चेहरे में वापस आ जाती है। वो हाथ जोड़कर कहती है, थैंक यू शिव जी, आपकी बहुत बहुत कृपा है मुझ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हाश, अब जाकर जिया की जान में जाना है, नहीं तो ऋत्विक ने तो उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा था। वो फिर हिम्मत करके ऋत्विक के केबिन में जाती है। आखिर वो उसकी असिस्टेंट जो थी। जिया ने बिना ऋत्विक की तरफ देखे उसके सामने उसका आज का शेड्यूल रख दिया और जाने लगी। तभी ऋत्विक ने उसे रोका। रुको शिवन्या। जिया रुक गई। वो पीछे मुड़ी लेकिन उसने ऋत्विक को एक नजर भी नहीं देखा। ऋत्विक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो बॉसी ऑरा में बोला, मैं तुम्हारा कोई कलीग नहीं हूं जो तुम ऐसे ही जा रही हो। इस फाइल में क्या डिटेल है मुझे सब जानना है, तो इसे जोर से पढ़ो और मुझे सुनाओ। ये सुनकर जिया को ऋत्विक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो गुस्से से ऋत्विक को देखती है। वही ऋत्विक जो बेसब्री से इसी पल का इंतजार कर रहा था। जिया के उसे देखते ही उसका चेहरा मानो खिल उठता है। ऋत्विक के चेहरे के स्माइल देखकर जिया का सारा गुस्सा अचानक से हवा हो जाता है। जिया फिर फाइल पढ़ना शुरू करती है। ऋत्विक बस उसे ही देखे जा रहा होता है। उसकी प्यारी सी मीठी आवाज में मानो वो दूसरी दुनिया में खो जाता है। वो फिर उठकर जिया के पास आता है। जिया जो अपनी शक्ति से ऋत्विक की हर एक हरकत बारीकी से देख रही होती है, उसका दिल जोरों से धड़कता है। ऋत्विक जब वापस से उसके ठीक सामने आकर खड़ा होता है, जिया को पहले वाला किस्सा यही किस याद आती है। इससे जिया एकदम से घबरा जाती है और फाइल वही डेस्क पर रखकर जाने लगती है। जिया जैसे ही पीछे मुड़ती है, ऋत्विक उसे पीछे से हक कर लेता है। इससे जिया के दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है और वो अपने असली चेहरे में लौट आती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऋत्विक जब भी उसे छूता है वो अपने शिवन्या वाले रूप में ज्यादा देर रह ही नहीं पाती।
ऋत्विक फिर उसकी नेक पर किस करने लगता है। इससे जिया भी बहकने लगती है, लेकिन अब वो परेशान हो जाती है कि इस बार वो शिवन्या का चेहरा वापस से ले पाएगी या नहीं। अगर जिया शिवन्या में नहीं बदली तो उसका क्या होगा, वो कैसे सरवाइव करेगी इंसानी दुनिया में, और अगर वो नागिन नहीं रही तो उसके लिए नागलोक के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जिया को रह रहकर एक ही सवाल आता है कि ऐसा हमेशा ऋत्विक के साथ ही क्यों होता है, आखिर क्या खास है उसमें। ऋत्विक फिर झटके से जिया को अपनी तरफ खींच लेता है। किस्मत से जिया वापस से शिवन्या बन जाती है और बच जाती है। ऋत्विक प्यार से पूछता है, शिवन्या। जिया बोली, हम। ऋत्विक फिर बोला, शिवन्या। जिया हिचकिचाते हुए बोली, हम। ऋत्विक सिडक्टिव टोन में कहता है, कैन आई किस यू। जिया इतना सुनकर अपनी आंखें बड़ी करके जोर से अपनी मुंडी में हिला देती है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। उसे देखकर ऋत्विक की ना चाहते हुए भी हंसी छूट जाती है। आज ऋत्विक का मूड बहुत अच्छा होता है तो वो जिया को ज्यादा परेशान नहीं करता, इसलिए वो प्यार से कहता है, फाइन, यू कैन लीव। इतना सुनकर जिया दौड़ते हुए केबिन से बाहर निकल जाती है। वही ऋत्विक उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। नागालोक में जब व्योम वापस आता है और नागालोक का माहौल देखकर मानो चकरा जाता है। सभी नागमानव शिवन्या की बुराई कर रहे होते हैं। ये सब कुछ व्योम के बर्दाश्त के बाहर था। व्योम फिर मोक्ष के पास जाता है और सारी बात जानता है। व्योम को मोक्ष से अब जाकर सब पता चलता है कि नागालोक में उसकी पीठ पीछे क्या क्या हुआ है। विश, वैशाली और दुष्ट ने मिलकर सभी लोगों को ये कहकर भड़काया कि शिवन्या नागरानी बनने के लायक नहीं है, इसलिए नागमणि भी उसके पास नहीं होनी चाहिए। साथ में व्योम को नई नागरानी के प्रतियोगिता के बारे में भी पता चलता है, जिसकी घोषणा उसके माँ पापा ने की है। ये सब जानकर व्योम का खून खोल जाता है। सच में उसके माँ पापा हमेशा वही काम करते हैं जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो फिर गुस्से में नागमहल चला जाता है और अपने माँ पापा के पास चला आता है। माँ अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है तो वो व्योम को गले लगा लेती है और प्यार से पूछती है, व्योम मेरे बेटे कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है कितनी फिक्र हो रही थी हमें तेरी। व्योम कड़वी मुस्कान देते हुए कहता है, ओह अच्छा, आपको मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए आपने शेषा को अगली नागरानी बनाने का मन बना लिया। हम। ये सुनके माँ और पापा एक दूसरे को बेबसी से देखने लगते हैं। पापा व्योम को समझाते हुए बोले, व्योम, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। हम तो बस यही चाहते हैं कि जो जिसके लायक है इसे वो मिले। व्योम ने गुस्से से कहा, और आपको हमेशा की तरह ऐसा ही लगता है माँ के बाद शेषा को ही नागरानी का ताज मिलना चाहिए, यही ना। माँ ने व्योम को शांत करते हुए कहा, व्योम ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमें गलत समझ रहे हो। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। शेषा तुम्हारी बीवी है और वो भी पहली, और तुम उस शिवन्या को अपनी नागरानी बनाना चाहते हो। अगर ऐसा हुआ तो शेषा के साथ अन्याय हो जाएगा। व्योम ने फिर पूछा, और मेरी मर्जी का क्या? मैंने बचपन से लेकर आज तक आपकी हर बात मानी, जो जो आपने कहा वो सब किया। बदले में मैंने आपसे बस माया मांगी थी, वो भी आप मुझे नहीं दे पाए, और अब जब मेरी माया शिवन्या बनकर वापस आ गई है तो अब भी आप मुझे उससे दूर करने में लगे हुए हैं। क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं है? पापा ने जोर देते हुए कहा, व्योम अब ये तुम ज्यादा बोल रहे हो, चुप हो जाओ और पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी शिवन्या है कहाँ और नागमणि कहाँ है? व्योम ने फिर अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, वो अभी इंसानी दुनिया में है और सही सलामत है। पापा गुस्से से बोले, व्योम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नागमणि को यहाँ नागलोक में होना चाहिए ना कि इंसानी दुनिया में। तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? व्योम गंभीर होकर कहता है, पापा माँ, मैं आप दोनों से बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। आप दोनों को मेरे साथ इंसानी दुनिया में आना होगा मेरी और शिवन्या की शादी करवाने के लिए। ये सुनकर माँ और पापा दोनों ही चौंक जाते हैं। माँ प्यार से कहती है, अरे बेटा, इसके लिए इंसानी दुनिया में जाने की क्या जरूरत है? हम यही नागलोक में धामधूम से तुम दोनों की शादी करवाएंगे जैसे। व्योम ने गुस्से से कहा, नहीं माँ, जैसे पिछली बार शेषा से की थी वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी में हमें आप दोनों का और शिवन्या के माँ पापा सबका आशीर्वाद मिले। इसलिए मैंने ये तय किया है कि हम इंसानी दुनिया में शादी करेंगे, फिर यहाँ शिवजी के मंदिर में पूजा करेंगे। पापा परेशान होते हुए कहते हैं, अच्छा तो अगर हम सब यहाँ से चले गए तो फिर हमारे पीठ पीछे इस नागलोक को कौन संभालेगा? तुम। ये सुनकर व्योम लंबी सांस लेता है, फिर कहता है, पापा ये आपकी समस्या है, लेकिन मेरा इरादा साफ है और पक्का भी। आप दोनों मान जाते हैं तो ठीक है, वरना
पापा गुस्सा करते हुए कहते हैं, वरना वरना क्या? व्योम ठंडे लहजे में कहता है, वरना मैं शिवन्या से शादी करके वही इंसानी दुनिया में बस जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर माँ और पापा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। माँ गुस्से से कहती है, व्योम तुम पागल हो गए हो क्या? एक लड़की के लिए तुम ये नागलोक छोड़ दोगे, यहाँ तक कि अपने माँ पापा को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए हो? क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें इतना प्यार किया था? व्योम ने शांत होकर कहा, माँ पापा आपको मुझसे जो जो चाहिए था मैंने आपको वो सब दिया है। आपने कहा इस नागलोक की जिम्मेदारी संभाल लो, मैंने संभाल ली। आपने कहा शेषा से शादी कर लो, मैंने कली। आपने कहा वारिस पैदा कर लो, मैंने वो भी किया। मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए? बदले में मैं बस अपनी खुशी चाहता हूँ और आपसे मुझे वो भी दी नहीं जाती और बुरा मैं हूँ। माँ नम आंखों से कहती है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम शेषा को कभी भी अपनी पत्नी के रूप में अपना नहीं पाए और तुम शिवन्या से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन ये भी तो शिवन्या हमारे नागलोक के बारे में जानती ही क्या है। रही बात शेषा की, तो वो यही पली बड़ी है और यहाँ के नीति नियम के बारे में सब कुछ जानती है। ऐसे में अगर वो नागरानी बन जाती है तो इसमें नागलोक का ही फायदा होगा। व्योम चिढ़ते हुए कहता है, माँ अब बस भी कीजिए। आप कब तक मुझे ये एक दलील देती रहेगी? मेरा इरादा साफ है, मेरी रानी भी शिवन्या होगी और इस नागलोक की नागरानी भी शिवन्या होगी। और ये तय है। अब ये तय आपको करना है कि आप दोनों इसमें मेरा साथ देंगे या नहीं। माँ पापा एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं, वही व्योम आसभारी निगाहों से उन्हें देखने लगता है। पापा पूछते हैं, व्योम तुम्हारा नागरानी की प्रतियोगिता के बारे में क्या ख्याल है? व्योम कुछ सोचकर कहता है, इसका फैसला हम शादी के बाद करेंगे। फिलहाल मेरे लिए बस ये शादी होनी जरूरी है। तो क्या जवाब है आप दोनों का? माँ पापा को इशारा करके हाँ कहती है। पापा लंबी सांस लेकर कहते हैं, ठीक है बेटे, हम इंसानी दुनिया में आएंगे। ये सुनकर व्योम खुश हो जाता है, फिर अपने माँ पापा को खुशी से गले लगा लेता है। व्योम खुश होकर कहता है, माँ पापा आप दोनों ही बहुत अच्छे हैं। देखना शिवन्या जब आप दोनों को वहां देखेगी तो वो भी बहुत खुश होगी। ये सुनकर माँ पापा दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। वही शिवन्या भी अपने घर में बहुत खुश होती है। वो ये सोच सोचकर पागल हुए जा रही है कि जब व्योम को उसके इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो उसका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा। क्या वो हैरान होगा या शौक होगा या फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा? शिवन्या खुद से ही कहती है, ओह व्योम तुम कब आओगे? अब और इंतजार मत करवाओ, जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज। इतना बोलकर शिवन्या अपने कमरे में गोल गोल घूमती है और फिर बिस्तर पर लेट जाती है, फिर बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो जाती है। वही जब शिवन्या की ये सारी बातें माँ सुन लेती है तो वो ये खुशखबरी तुरंत पापा को देती है। माँ खुशी से उछलकर कहती है, सुनिए जी, जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, हम अब और देर नहीं करेंगे। पापा हंसने हुए कहने लगे, अरे अरे, पहले ये तो बताओ कि हुए क्या? माँ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, अरे होना क्या है, आपकी लाडली व्योम के प्यार में बावरी हो गई है। मैंने खुद देखा भी है और सुना भी है। शिवू अब सच में व्योम से प्यार करने लगी है। ये सुनकर पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कहते हैं, अच्छा ये तो बहुत अच्छी खबर है, चलो शाम को सारी बातें करते हैं। माँ ऑर्डर देते हुए कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन आप देर मत करना, टाइम पर घर आ जाना। पापा हंसते हुए कहते हैं, हाँ मेरी भगवान जो हुकुम, मिलते हैं शाम को। ये सुनकर माँ फोन काट देती है और शिवजी से प्रार्थना करने लगती है, हे शिवजी, मेरी बेटी को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, उसे दुनिया की सारी खुशियां देना, हर हर महादेव। शाम के समय ऋत्विक ने जिया को ढेर सारा काम दिया होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक जिया को अपने पास रोक सके। हालांकि इससे जिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि असली शिवन्या तो घर में ही थी, तो उसे ओवरटाइम से कोई खास लेना देना नहीं था। वही ऋत्विक को ये लगता है कि शिवन्या यानी कि जिया काम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, तो उसे जिया की ये बात और भी ज्यादा अच्छी लगने लगती है। आखिर उसने अपने पूरे करियर में एक से बढ़कर एक कामचोर लड़कियां देखी होती है जो कि बस वर्किंग आवर खत्म होने का बेसब्री से इंतजार करती होती है। ऋत्विक अपने दोनों हाथों को चेहरे पर लाकर प्यार से कहता है, हाय मेरी शिवन्या कितनी मेहनती है। उफ शिवन्या, मैं जितना ज्यादा तुम्हें जानने लगा हूं तुम मुझे उतना ही ज्यादा पागल हो रहा हूं तुम्हारे प्यार में। ऋत्विक फिर मुस्कुराते हुए घड़ी देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो परेशान होते हुए कहता है, ओह शीट, 9 बज गए। शिवन्या को अब घर जाना होगा। अगर मैंने और देर की तो कहीं वो मुझे एक बुरा खड़ूस बॉस ना समझ ले। ओह नो, मैंने पहले टाइम पर ध्यान क्यों नहीं दिया।
पता नहीं क्या सोच रही होगी शिवन्या मेरे बारे में। ये सब सोचकर ऋत्विक जल्दी से जिया के केबिन में चला जाता है। जिया जब ऋत्विक को हड़बड़ी में अपने केबिन में आते हुए देखती है तो वो शॉक हो जाती है। जिया चिंता करते हुए पूछती है, अरे ऋत्विक सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऋत्विक जब ये सुनता है तो वो पहले तो चौंक जाता है, फिर जानबूझकर अपने पेट पर हाथ रखकर चिल्लाने लगता है। आहा माँ, शिवन्या मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ये सुनकर जिया घबरा जाती है। वो तुरंत ऋत्विक के पास आकर कहती है, ओह नो, तो आप खड़े क्यों हैं? यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए डॉक्टर को बुला लेती हूँ। जिया फिर ऋत्विक को वहां बैठाकर अपने डेस्क के पास चली जाती है फोन करने के लिए। तभी ऋत्विक उसे रोकते हुए कहता है, शिवन्या रुको, मेरी बात सुनो। ऋत्विक के रोकने पर जिया रुक जाती है। जिया पूछती है, ऋत्विक सर, क्या हुआ आपको? ऋत्विक बहाना बनाते हुए कहता है, शिवन्या देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे एक तकलीफ है जो कभी दूर नहीं हो सकती। ये सुनकर जिया चौंक जाती है। वो ऋत्विक के पास आके पूछती है, ऋत्विक सर, क्या तकलीफ है आपको? जल्दी बोलिए। जिया की खुद के लिए इतनी चिंता देखकर ऋत्विक को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। वो फिर दर्द से भरा चेहरा बनाकर कहता है, वो मुझे बचपन से टाइम पर खाना खाने की आदत है। जब भी मैं देर से खाना खाता हूँ या टाइम पर खाना नहीं खाता तो मुझे पेट में बहुत दर्द होता है। ये सुनकर जिया सरप्राइज हो जाती है। जाहिर था उसने पहले तभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। वो फिर टाइम देखती है तो उसे पता चलता है कि हाँ, आज सच में बहुत लेट हो गया है। जिया फिर पूछती है, ऋत्विक सर, अगर आपको पहले से ये बात पता है कि आपको टाइम पर खाना है तो आज आपने देर क्यों की? ऋत्विक धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे लिए। मैंने सोच कि एक बार तुम्हारा काम खत्म हो जाए फिर हम साथ में डिनर करेंगे। ये सुनकर जिया फ्रिज हो जाती है, फिर शर्माने लगती है। ऋत्विक इतनी देर तक उसके लिए भूखा रहा जबकि उसे पहले से पता था कि टाइम पर खाना ना खाने से उसे पेट में दर्द हो सकता है। जिया फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तो ये बात है, तो अपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेती। आप भी ना, चलिए हम पास के रेस्टोरेंट में चलते हैं। जिया को सामने से डिनर के लिए पूछते देख ऋत्विक बहुत खुश हो जाता है। फिर वो जिया के तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है सहारा मांगने के अंदाज में। ऋत्विक के मन की बात जिया समझ नहीं पाती है और वो ऋत्विक का हाथ थाम लेती है, फिर उसके कंधे से अपना कंधा मिला देती है और उसे सहारा देते हुए खड़ा करती है। ऋत्विक बार बार उसकी तरफ झुकता है और जिया बार बार उसे संभालती है। दोनों फिर पार्किंग एरिया में आते हैं और पास के भवानी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। दूसरी तरफ डिनर फिनिश करने के बाद नितिन खुश होकर कहता है, दीदी आपकी शादी तय होने की खुशी में चलो कहीं बाहर घूमकर आते हैं। शिवन्या ये सुन के पापा की तरफ मासूमी से देखने लगती है। पापा भी खुश होकर कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लिया है। आज मेरी बेटी ने शादी के लिए हाँ जो कर दी है, इस बात पर सेलिब्रेशन तो बनता ही है। माँ कहती है, अरे हाँ, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? नितिन कहता है, अम्मा क्यों न हम भवानी रेस्टोरेंट चले, वहाँ की आइसक्रीम बहुत मस्त होती है। शिवन्या नितिन का कान पकड़कर कहती है, ओह, मेरे मुन्ने को आइसक्रीम खानी है। नितिन प्यार से जोर से हाँ में सिर हिला देता है। शिवन्या कहती है, पापा प्लीज। पापा हंसते हुए कहते हैं, अरे जब सब तय हो ही गया है तो पूछना कैसा, चलो चले। फिर सभी भवानी रेस्टोरेंट चले जाते हैं। पहले ऋत्विक और जिया वहां पहुंचते हैं क्योंकि वो भवानी रेस्टोरेंट के पास में ही होते हैं। वो कोने में एक टेबल पर बैठ जाते हैं। जिया ऋत्विक को मेन्यू देकर कहती है, सर आपको जो भी पसंद है मंगवा लीजिए। ऋत्विक चिढ़ते हुए कहता है, मिस शिवन्या मैं तुम्हें बता दूं कि ऑफिस टाइम कब का खत्म हो चुका है, तो प्लीज नो सर, कॉल मी ऋत्विक, नहीं तो मैं डिनर नहीं करूंगा। ये सुनकर जिया मुस्कुरा देती है, फिर प्यार से कहती है, ओके मिस्टर ऋत्विक आप प्लीज ऑर्डर कीजिए। ऋत्विक एक एंग्री लुक देके मेन्यू को साइड में कर देता है, फिर किसी नादान बच्चे की तरह मुंह फेर लेता है। उसकी इस हरकत से जिया को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है, ठीक है बाबा, अब मैं आपको सिर्फ ऋत्विक कहूंगी। ओके, अब तो ऑर्डर कर दीजिए प्लीज। ये सुनकर ऋत्विक वापस से नॉर्मल हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। फिर एक वेटर को बुलाकर डिनर ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है। ऋत्विक पूछता है, अच्छा शिवन्या ये बताओ कि तुम क्या खाना पसंद करोगी? जिया फिर एक नज़र डिजीज पर डालती है। उसमें सिर्फ डाइट खाना था जिसे जिया देखती तक नहीं। वो कहती है,
ऋत्विक आप खाए, आज मेरा उपवास है। ये सुनकर ऋत्विक का चेहरा पटक जाता है। ओह आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। जिया मुस्कुराते हुए कहती है, ओह कम ऑन ऋत्विक, कोई बात नहीं, आप स्टॉप कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर ऋत्विक राहत की सांस लेता है और खाना शुरू करता है। तभी शिवन्या, माँ, पापा और नितिन वहां एंटर करते हैं। अब सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि जिया जो शिवन्या बनी होती है उसका चेहरा दरवाजे की तरफ होता है और ऋत्विक की पीठ दरवाजे के दूसरी तरफ होती है। वही सबसे पहले शिवन्या ही रेस्टोरेंट में एंटर करती है। ऐसे में शिवन्या और जिया दोनों की ही नजरें आपस में मिल जाती है। इससे दोनों ही शौक रह जाते हैं। वही पीछे पीछे नितिन भी घुस आता है और बिना किसी पर ध्यान दिए आइसक्रीम काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। वही उसके पीछे माँ पापा भी बात करते हुए आ रहे होते हैं। उन सबको देखकर जिया के मानो तोते उड़ जाते हैं। वही शिवन्या का तो दिल ही बैठ जाता है। अब क्या किया जाए? माँ पापा नितिन को वापस भेज नहीं सकते एंड बिना डिनर फिनिश किए ऋत्विक जाएगा नहीं। ऐसे में शिवन्या और जिया दोनों को ही वहां मौजूद रहना होगा। भवानी रेस्टोरेंट में शिवन्या और जिया दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होती है, इसलिए इससे दोनों की ही हवा टाइट हो जाती है। शिवन्या तुरंत ही आइसक्रीम काउंटर की तरफ चली जाती है जो उसके ठीक सामने ही होता है। इससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो मन ही मन कहती है, हे शिवजी, अब ये क्या नई मुसीबत है। अब बस यही देखना बाकी बचा था। अब मैं क्या करूं? इन्हें यहां से बाहर कैसे ले जाऊं? और मिस्टर रायचंद भी अभी डिनर कर रहे हैं तो उन्हें भी डिनर के बीच में परेशान नहीं कर सकती। हे शिवजी, ये कैसा धर्म संकट है, प्लीज मेरी मदद करो। जिया फिर अपनी चेयर पर से उठकर दूसरी तरफ ऋत्विक के बदल में जाकर बैठ जाती है ताकि उसकी पीठ आइसक्रीम काउंटर की तरफ हो जाए। वही शिवन्या नितिन का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहती है, नितिन चलो ना, वहां जाकर बैठते हैं। नितिन उस तरफ देखता है जहां शिवन्या उसे उंगली दिखा रही थी। वो फिर मुंह बनाकर कहता है, क्या दीदी, वो तो बहुत बकवास जगह है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। पापा कहते हैं, अरे शिवू, इस टेबल में क्या बुराई है? और नितिन बिल्कुल सही कह रहा है, वो जगह कुछ अच्छी नहीं है तो हम यहीं बैठेंगे। फिर माँ कहती है, हाँ जी। इतना कहते ही सबके सब उस पहले टेबल पर ही बैठ जाते हैं। शिवन्या को भी ना चाहते हुए वहीं बैठना पड़ता है। नितिन फिर आइसक्रीम काउंटर पर चला जाता है और सबके लिए अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ऑर्डर करता है। वही जिया को अपने इतने करीब देखकर ऋत्विक के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, तो वो भाव उसके चेहरे पर आ जाते हैं। जब जिया ऐसे भाव को नोटिस करती है तो वो आंखें छोटी करके रूडली कहती है, मिस्टर रायचंद, मुझे ऐसे घूरना बंद करो और अपना डिनर फिनिश करो, मुझे घर जाने के लेट हो रहा है। जिया का रूड जवाब सुनकर ऋत्विक का चेहरा लटक जाता है। वो फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। उसे ऐसा करता देख जिया राहत की सांस लेती है। वही नितिन खुशी खुशी यहाँ वहां देखने लगता है। तभी उसकी नजर उसके ठीक सामने बैठे ऋत्विक पर पड़ती है जो किसी लड़की के बागा में बैठा होता है। ये देखकर नितिन मुंह बना लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। उसे ऐसा करते देख शिवन्या भी राहत की सांस लेती है। देखते ही देखते 9:30 बज जाते हैं और सभी अपनी चेयर से एक साथ खड़े हो जाते हैं। वही जिया और शिवन्या भी जाने की बहुत जल्दी में होते हैं तो वो बिना ज्यादा सोचे समझे दरवाजे की तरफ जाने लगती है। ऐसा करने से सभी लोग एक साथ दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं। साथ में ऋत्विक और नितिन आपस में टकरा भी जाते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। वही जिया और शिवन्या बेचारी सदमा खा जाती है। ऋत्विक हैरानी से पूछता है, अरे आप लोग यहाँ? नितिन चिढ़ते हुए कहता है, हाँ तो। इससे ऋत्विक गुस्से में अपनी आईब्रो ऊपर उठा लेता है। वही माँ पीछे से नितिन के सिर पर मारती है, फिर मुस्कुराते हुए ऋत्विक से कहती है, वो बेटा, हम यहाँ आइसक्रीम खाने आए थे। नितिन फिर ताव से कहता है, आज मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है। उसकी बहुत जल्द शादी हो जाएगी हमारे व्योम के साथ। हम ये सुनकर ऋत्विक का दिल मानो टुकड़ों में बिखर जाता है। उसके दिल से आह निकलती है, ओह नो, ये क्या हो गया? नितिन फिर ऋत्विक के गले पर नमक छिड़कने हुए मुस्कुराकर कहता है, आ ले मिस्टर रायचंद, आप दुखी मत होइए। हम बहुत जल्द आपको दीदी के शादी का कार्ड भेज देंगे, तो आप शादी में जरूर आना, ठीक है? ये बोलकर नितिन ऋत्विक को गले लगा लेता है। इससे ऋत्विक बुरी तरह नितिन पर चीढ़ जाता है। इसका मन तो करता है वो इस छोटे शहजादे को टेरेस से नीचे फेंक दे, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी उसकी नज़र माँ पापा पर चली जाती है जो कि इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रहे थे। ऋत्विक फिर लंबी सांस लेते हुए कहता है,
अंकल आंटी शिवन्या अभी यही है मेरे साथ, आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। नितिन मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ हमें मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम। नितिन था तो छुटकू और प्यारा, लेकिन उसकी बातें और उसका एटीट्यूड सच में बहुत कड़वे थी, बिल्कुल कड़वे काढ़े की तरह। ही इज लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। शिवन्या और जिया दोनों ही उस पर प्राउड भी फील कर रही थे, साथ में गुस्सा भी कर रही थे। उनकी मन में नितिन के लिए मानो प्यार का सैलाब उमड़ रहा होता है, वही ऋत्विक के मन में उसका कत्ल करने के भाव आ जाते हैं जो कि उसके चेहरे पर साफ झलक रहे होते हैं। उसका यूं लाल पड़ा चेहरा देखकर नितिन उस पर हंसने लगता है, वही माँ पापा भी जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके रखते हैं। ऋत्विक फिर गुस्से में वहां से निकल जाता है। वो पीछे ये भी नहीं देखता कि शिवन्या है या नहीं। वही होता कुछ यूं है कि ऋत्विक जब नितिन से टकरा जाता है उसी समय जिया वहां से उड़न छू हो जाती है और बची शिवन्या तो वो पापा के पीछे खुद को छुपा लेती है जिससे ऋत्विक उसे देख ना ले। ऐसे हो वो दोनों किसी की नजरों में नहीं आते, लेकिन वहां के सीसीटीवी में ये सारा नजारा कैप्चर हो जाता है जिसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता। ऋत्विक के जाते ही मानो सब नॉर्मल हो जाता है। फिर शिवन्या, नितिन, पापा और माँ सभी घर को निकल जाते हैं। अब इसे किस्मत कहे या संजोग कि वहां मौजूद कुछ लोग और वेटर जो कब से ये तमाशा देख रहे होते हैं, वो लोग जिया जो शिवन्या थी और असली शिवन्या दोनों को देखकर दंग रह जाते हैं। एक बच्ची खुश होकर कहती है, मम्मा क्या वो दोनों जुड़वा थे, बिल्कुल सीता और गीता की तरह। उन्हें देखकर मम्मी कहती है, नहीं बेटा, शायद से वो दोनों हमशक्ल थी। अगर वो दोनों ट्विंस होती तो वो एक दूसरे को पहचान लेती ना। फिर वो बच्ची मासूमी से हाँ में सिर हिलाकर जवाब देती है, हम। फिर सभी लोग उनकी ही बातें करने लगते हैं। ऋत्विक जब घर आता है तो उसका मूड बहुत खराब होता है, आखिर उसकी लव स्टोरी खतरे में जो पड़ गई है। लेकिन घर पर तो अलग ही सीन चल रहा होता है। वहां उसका पूरा परिवार, साथ में मिशा का पूरा परिवार तीर, भाले, तलवार, तोप लेकर बस ऋत्विक के ही आने का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें देखते ही ऋत्विक का बचा कूचा सुकून भी मानो खत्म सा हो जाता है। शालिनी आंटी पूछती है, ऋत्विक, मिशा जो कह रही है क्या वो सच है? क्या तुम अपने ऑफिस की किसी लड़की के साथ रिलेशन में हो? रणधीर गुस्से से पूछते हैं, ऋत्विक तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या ये सच है? तुम ऑफिस में काम करने जाते हो या मदगस्ती करने, बताओ मुझे। यामिनी भी चिल्लाकर पूछती है, ऋत्विक जल्दी बोलो, कौन है वो चुड़ैल जिसने तुम्हें फंसा दिया? द ऋत्विक रायचंद को फंसा दिया। चुड़ैल शब्द सुनते ही ऋत्विक नितिन का सारा गुस्सा उन सब पर निकाल देता है। वही शिवन्या और उसका परिवार घर आ जाता है, उनके पीछे पीछे छुपते छुपाते जिया भी घर आ जाती है। शिवन्या और जिया दोनों ही इस खतरे से अनजान कि उनके पीछे अब नेवले के सबसे शक्तिशाली राजकुमार वीर्य और नील की टोली आ रही है। वो शिवन्या की तस्वीर लेकर जगह जगह घूम रहे थे और अब उनकी वो तलाश पूरी हुई। वो जिया शिवन्या का और वीर्य नील जिया का पीछा करते हुए घर तक आ पहुंचे हैं, क्योंकि इन सबके जाने के बाद वीर्य और नील वहां कुछ देर रुकने और आराम करने आए थे और उन्होंने जिया और शिवन्या के बारे में बातें सुन ली। वहां शिवन्या का चित्र दिखाकर उन्होंने जान लिए कि वो एक नहीं बल्कि दो है। फिर वो जल्दी से वहां से निकल गए। किस्मत से जिया उनके सामने आ गई और पकड़ी गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।